बंधु जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने तो 3 दिन पार्लियामेंट में अभी सत्र चला, जिसमें 2 दिन सांसदों को शपथ दिलाई गई और 26 तारीख को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। इस बीच में इन 3 दिनों में इंडिया गठबंधन के बीच में जो मतभेद उभर के सामने आए हैं, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। आपको सबको जानकारी होगी कि 24 तारीख को जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ, आप सबने टीवी पर देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्र शुरू होने के पहले जहां महात्मा गांधी की पहले प्रतिमा स्थापित थी, उस जगह पर संविधान लेकर प्रदर्शन किया। आप सबने वो चित्र टीवी पर देखे होंगे। जब ये प्रदर्शन हो रहा था, तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि अकेली कांग्रेस पार्टी ही क्यों प्रदर्शन कर रही है। इनके गठबंधन के बाकी साथी उस प्रदर्शन में नज़र नहीं आए। और उसकी थोड़े देर बाद ही एक दूसरा दृश्य आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके सभी सांसदों ने संसद के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और वो भी हाथ में संविधान की प्रति लहरा रहे थे। दोनों प्रदर्शनों में एक अंतर था कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान की प्रति लहरा रही थी, वो वही संविधान की कॉपी है जो राहुल गांधी पूरे देश में चुनाव के समय हर आम सभा में दिखाते रहे। मगर अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने जो संविधान की प्रति दिखाई, उसकी साइज़ बड़ी थी। उसी समय मुझे लगा कि एक ही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, एक ही तरह का प्रदर्शन है, परंतु ये 2 जगह क्यों अलग अलग हो रहा है और दोनों के हाथों में संविधान की कॉपी या संविधान की प्रति वो अलग अलग क्यों है। पहला संकेत तो वही मिला कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव अपना अलग अस्तित्व दिखा रहे थे कि संविधान के सबसे बड़े रक्षक हम हैं, और कांग्रेस पार्टी अपना अलग अस्तित्व बता रही थी कि हमने संविधान को बचाया है। और संविधान की दुहाई देते हुए, आरक्षण की दुहाई देते हुए उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये दोनों पार्टियों का अलग अलग प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन कहेंगे, और दोनों लोगों का एक ही विषय पे प्रदर्शन, और वो भी अलग अलग जगह, ये इंडिया गठबंधन में शायद दरार का पहला संकेत मुझे नज़र आया। किसी भी पत्रकार ने, किसी भी चैनल ने या अन्य लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया, क्योंकि अखिलेश जी ये जो बड़ा संविधान की कॉपी लेके प्रदर्शित कर रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि हम संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। अब बात करें पार्लियामेंट के अंदर की, तो एक दृश्य और आपने देखा होगा कि सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो फैजाबाद के सांसद को अपने बगल में बिठाए थे। जब वो प्रदर्शन भी वो मुख्य गेट पे कर रहे थे, तब भी वो फैजाबाद के सांसद को अपने बगल में खड़ा किए थे और उनका हाथ पकड़े हुए थे। वो ये संदेश दे रहे थे कि यही फैजाबाद के सांसद हैं जिन्होंने उस सीट पर जीत दर्ज की है जिस सीट के अंतर्गत अयोध्या आती है। और मुझे बड़ी इस बात पे पीड़ा होती है कि देश भर के पत्रकार, सारे टीवी चैनल फैजाबाद सीट ना बोल करके अयोध्या लोकसभा सीट बोलते हैं। आज भी यही बोला जा रहा है। इसके संबंध में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। जिन हमारे दर्शकों ने उस वीडियो को नहीं देखा, उसमें मैंने बताया था कि लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है
और उसके अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं। उसमें एक विधानसभा अयोध्या है, जहां भगवान श्री राम का भव्य और विशाल मंदिर बन चुका है। और वहां पर अयोध्या की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 4,667 वोटों से जीती है। तो यदि अयोध्या को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी है, या तो आप ये कहें कि फैजाबाद लोकसभा सीट है, आप जीते, कोई बुराई नहीं है, ये तो प्रमाण ही है, वो जीते हैं सब समाजवादी पार्टी के। मगर उनको सबसे फ्रंट पे रखना और अयोध्या लोकसभा सीट बार बार प्रचारित करना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। और अखिलेश यादव उन्हें सबसे आगे की लाइन में अपने बगल में बिठाए हुए थे, और वो देश के लोगों को, देश के मीडिया को और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए उन्हें अपने साथ बिठाए हैं। वो ये संदेश देना चाह रहे थे पूरे देश की मीडिया को और सभी पार्टियों को कि हमने अयोध्या जिस लोकसभा के अंतर्गत आती है उस सीट को हमने जीता है। और आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में जब फैजाबाद सीट पर चुनाव चल रहा था, वहाँ एक नारा लगा था, नहीं चाहिए मथुरा काशी, यहाँ चलेगा अवधेश पासी। जो अवधेश कुमार जी जीते हैं वो पासी समुदाय से आते हैं, और इस तरह का नारा लगाने के बाद उनका चुनाव जीतना, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस देश की जनता ना अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनना देखना चाहती है, और ना ही वो काशी में कुछ जो वो विवाद है मंदिर और मस्जिद का, उसमें भी कोई तरक्की नहीं देखना चाहती। वो ये अपना संदेश देने में पूरे उस दिन अवधेश कुमार जी को अपने साथ लेके रखा, आगे भी बिठाला, इससे वो अपना संदेश देने में सफल रहे। और आज भी मीडिया अयोध्या लोकसभा सीट बोल करके अयोध्या के लोगों को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे अयोध्या के लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जबकि हकीकत ये है कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे मतों से जीती है। तो पहला दिन का जो प्रदर्शन था वो इंडिया गठबंधन में दूरियों को प्रदर्शित कर रहा था। अब बात करेंगे हम दूसरे दिन की। दूसरे दिन जब लोकसभा स्पीकर का नामांकन होना था, तब राजनाथ सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सभी विरोधी दल के नेताओं से बात करें और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव ना हो, जैसे कि परंपरा है। हालांकि देश में 2 बार पहले लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो चुके हैं, परंतु लगातार 1976 के बाद से कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को, सभी लोगों से बात की, तो कांग्रेस पार्टी ने उसमें एक शर्त रखी, और उनकी शर्त ये थी कि उपाध्यक्ष का पद विरोधी दलों को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी केवल लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसे हम मिलजुल कर सर्वसम्मति से करते हैं, और इसके बाद जब उपाध्यक्ष की बात आएगी तब हम आप फिर मिल बैठ करके इसका निर्णय करेंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी इस पर अड़ी रही, और उसने पूरा ये कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव में आके उनकी इस मांग को मान लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके दबाव को नहीं माना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आनन फानन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन कराया, और केरल के जो सांसद हैं के सुरेश, उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। जब इस बारे में तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनसे प्रतिक्रिया जब पत्रकारों ने पूछी, तो उन्होंने कहा कि हमसे इस बारे में किसी भी पार्टी ने कोई संपर्क नहीं किया, और हमारे पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी इसके बारे में फैसला करेंगी। तभी ये मामला समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के
बड़े बड़े नेताओं से भी चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसी शाम को शरद पवार जी का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद हमेशा सत्तारूढ़ दल के पास ही रहता है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम चुनाव से बचें। यही स्टेटमेंट ममता बनर्जी का भी था। हालांकि आनन फानन में रात्रि में राहुल गांधी ने सभी इंडिया गठबंधन के लोगों से चर्चा की और चर्चा के उपरांत जो अगले दिन जब जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने मत विभाजन की मांग नहीं की। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई। वो दबाव ममता बनर्जी की तरफ से था, वो दबाव शरद पवार की तरफ से था। जब इंडिया गठबंधन के इतने वरिष्ठ साथी शरद पवार, जो कि 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में वो कई विभागों के केंद्रीय मंत्री रहे, जब उनसे भी पूछना उचित नहीं समझा तो आप अंदाज़ लगा लीजिए इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। आम आदमी पार्टी, आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी और उन्होंने ये आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि हमारा ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, अब हम दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अलग से लड़ेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन में पहली टूट तो आम आदमी पार्टी के रूप में हो ही चुकी है। और फिर अगर चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें थीं, ये 234 उनके पास सांसद निर्वाचित होकर आए हैं। वहीं एक आंध्र प्रदेश की जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, जिसके 4 सांसद इस बार चुनकर आए हैं, उन्होंने जब ये घोषणा की कि हम एनडीए का साथ देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे, और भी कई निर्दलीय सांसद अन्य लोगों की तरफ से भी ऐसे ही रुझान आए, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम पीछे किए और निर्विरोध रूप से या ध्वनि मत से श्री ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए। मेरे हिसाब से ये इंडिया गठबंधन में ये जो दरारें देखने को मिल रही हैं, ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अलग हो ही गई है। आप सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के वो साथ भी थी और नहीं भी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिम बंगाल में ना तो कांग्रेस पार्टी को और ना कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं दी और वो अकेले चुनाव लड़ी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलग से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, तो बंगाल में ये गठबंधन नहीं था। इसी तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलके लड़े, हरियाणा में मिलके लड़े, गुजरात में मिलके लड़े और असम में मिलके लड़े, परंतु पंजाब में आमने सामने लड़े। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी पार्टी जो 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसे केवल 3 सीटें प्राप्त हुई। तो आम आदमी पार्टी ने को जब लोकसभा में 22 में से केवल 3 सीटें प्राप्त हुईं, तभी उन्होंने इस गठबंधन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनके संकेत देने के बाद ही कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की मांग नहीं की। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान बचाने के सबसे बड़े योद्धा बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही जगह पे अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार जी का जो बयान आया कि नहीं, हमें चुनाव में नहीं जाना चाहिए, ममता बनर्जी की तरफ से जो इशारा आया और अन्य दलों की तरफ से जो इशारा आया, उससे ये सिद्ध हो गया कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। आज जो इंडिया गठबंधन में दरारें दिखाई दे रही हैं, आगे चल के इंडिया गठबंधन से कौन कौन अलग होगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। मुझे तो ये उम्मीद है कि आगे चल के जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहता है या नहीं रहता है,
इसका जवाब आज तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही खराब स्थिति बनने वाली है। इसलिए इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख दल कांग्रेस है, उसे इस बात पर विचार करना होगा कि यदि वो कोई निर्णय करते हैं तो उन्हें स्वयं निर्णय नहीं करना होगा। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें विश्वास में लेना आवश्यक है, अन्यथा जो गठबंधन में ये दरारें दिखाई दे रही हैं, ये दरारें आगे चल के और बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।